नमस्कार, मैं राजेश कुमार। हमारे YouTube चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर वी कुमार जी, जो प्रेसिडेंट हैं IEH मेडिकल काउंसिल के, चेयरमैन हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सीनियर मेंबर सिना इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सफर है, ये किस तरह और कब शुरू करा? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सफर 1975 से हमारे जीवन में प्रारंभ होता है। लगभग 45 वर्षों का कार्यकाल हो चुका है। और इस कड़ी में जब मैं इस सिस्टम के संपर्क में आया, उसके पूर्व योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी और आयुर्वेद, इन चारों पद्धतियों का हमारे पारिवारिक स्तर से मुझे ज्ञान था। वहां पर जब मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी मिली तो मैंने सारा साहित्य उनसे लिया, उसका अध्ययन किया और कई बार उनके साथ बैठ करके जो भी शंकाएं थी वो दूर की और सिस्टम को अच्छी तरीके से आत्मसात करने के बाद ये तय किया कि अच्छा सिस्टम है, हर्बल है, हानि रहित है, क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार किया जाए। और इसी कड़ी में मैंने ये प्लान किया कि जब तक किसी सिस्टम के अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होगा, अच्छे डॉक्टर्स नहीं तैयार होंगे, तब तक यूं ही सिस्टम प्रोपेगेट अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। क्योंकि पिछले 70-75 साल का जो जीवन काल इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कानपुर में रहा है, स्वर्गीय डॉक्टर एन एस सिन्हा तक रहा है। प्रशिक्षण का कार्य नहीं होने के कारण बहुत से चिकित्सक तैयार नहीं हो सके। टिप्स पे गिने चुने चिकित्सक पूरे देश में उस समय कार्य करते थे। तो उस कड़ी में मैंने अपने एक मित्र डॉक्टर एम.एच. इदरीसी के साथ मिलकर प्लान किया कि कानपुर में शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। और वो उनके साथ मिलकर के मैंने कानपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1977 में। और तब से लगातार ये कार्य प्रारंभ हुआ। 2-3 वर्षों तक ये कार्य लगातार चलता रहा। बहुत सारे छात्र आते रहे, प्रवेश लेते रहे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके प्रशिक्षित हो करके समाज में निकल के प्रशिक्षण चिकित्सा का कार्य करने लगे। इसी दौरान स्वर्गीय डॉक्टर एम.एस. प्रलयंकर, जो उदय में हुआ करती थी, उन्होंने इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल की स्थापना 1968 में की थी। लेकिन 1978 में उन्होंने कानपुर में इसको स्थानांतरित किया, मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाकर के इसका कार्यभार सौंपा और इस प्रकार से मुझे पूरी तरीके से इस सिस्टम को लेकर काम करना प्रारंभ करना पड़ा। 1980 में मैंने दिल्ली में इंटरनेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक संस्था बनाई और काउंसिल को दिल्ली स्थापित किया। क्योंकि नाम ऐसा था और काम भी पूरे देश में करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली को प्रधान कार्यालय बना करके, मुख्य कार्य क्षेत्र बना करके पूरे देश में इसके प्रचार प्रसार, शिक्षण प्रशिक्षण और चिकित्सा तथा अनुसंधान, इन सभी कार्यों पे कोशिश की कि इसको आगे हर एंगल से बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आप शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े रहे, तो हम ये जानना चाहते हैं तब के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के शिक्षण के स्वरूप में और आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षा के स्वरूप में क्या अंतर आ गया है? जिस समय हम लोगों ने प्रारंभ किया था इंस्टीट्यूशन कानपुर और कानपुर के बाद इलाहाबाद, बनारस, बहराइच, यूपी के चारों तरफ, आगरा, बरेली, मेरठ, सब जगह 2-3 सालों के दौरान हम लोगों ने तमाम सारे इंस्टीट्यूट कायम किए और वहाँ लोकल डॉक्टरों को हैंडओवर किया। उस समय जो पढ़ने के लोग आते थे, जो छात्र आते थे, तो मन लगाकर पढ़ते थे और अच्छी तरीके से पढ़ाई होती थी, प्रशिक्षित होते थे। आज के समय में नेट का बोलबाला हो गया है, आज इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई शुरू हो गई है, तो आज के जो छात्र हैं इस व्यवस्था को ज्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि आगे के शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य तो नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी करें, रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि मेडिकल की ये एक ब्रांच है, ऐसी स्थिति में सब कुछ ऑनलाइन ही संभव है, कुछ हद तक ऑनलाइन संभव है, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंपस के अंदर ही दी जा सकती है। तो दोनों स्थितियां अपनी अपनी जगह हैं, दोनों के तालमेल से ये काम बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है। आपके दिमाग में या आपके जहन में या आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो आप सीना इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र से जुड़े? सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हमारे मित्र डॉक्टर के.पी. सिन्हा ने पटना में की थी। और डॉक्टर के.पी. सिन्हा हमारी तरीके से पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस किया और तमाम सारे डॉक्टरों को शिक्षित किया। एक लंबे अनुभव के बाद
मैंने ये पाया कि वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत सफल हैं। तमाम सारी असाध्य बीमारियों पे उन्होंने काम किया, और जब कैंसर पे खास तौर से फोकस करने का विषय आया, तो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र की स्थापना करके उन्होंने पूरी तरह कैंसर पर फोकस किया। उस समय जो उनके किए हुए कार्य को मैंने देखा, मुझे लगा कि वास्तव में जिस तन्मयता के साथ मैं काम कर रहा हूँ किसी एक दिशा में, उसी तन्मयता के साथ डॉक्टर के पी सिन्हा भी कार्यरत थे। नतीजा हुआ कि हम लोगों ने तालमेल किया और उस उनके संस्थान से मैं जुड़ा, और वो हमारे संस्थान से जुड़े, हम दोनों मिलजुल के काम करने का एक हमने संकल्प लिया, और आज उसी दिशा में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, ये जो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र ने कैंसर पेन एंड पैलिएटिव मिशन की शुरुआत करी, और आप उस मिशन का एक अभिन्न अंग है और उससे लगातार जुड़े हुए हैं, तो आप हमें ये बताएंगे कि उस मिशन से जुड़ के आपको लगता है कि हम कैंसर पेशेंट को लाभ दे सकते हैं, क्या लाभ मिल सकते हैं? कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी साबित हुई है अभी तक, जिसको एक बार कैंसर हो गया, उसको पता लगा, जिस मरीज को या उसके परिवार को, वो वहीं से समझ लेता है कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और जैसे ही वो उसको पता लगता है, कैंसर के जो संबंधित अस्पताल हैं उनमें जाता है, एम्स में जाता है, टीएमसी में जाता है, और जाने के बाद, चूंकि मॉडर्न मेडिसिन में कैंसर का इलाज अभी तक नहीं है, किसी भी चिकित्सा पद्धति में इस तरीके का नहीं है जो मरीज को ठीक कर सके। नतीजा होता है मरीज भटकता रहता है, पूरे जीवन जितना भी उसका शेष होता है चिकित्सा कार्य कर आसपास लौट के वापस घर आना पड़ता है। जब आता है और डॉक्टर आखिरी में ये कहते हैं कि आप इसे घर ले जाइए, हमारे पास इलाज नहीं है, उस समय ऐसे केसेस अगर हमारे पास कहीं आ जाते, शहर के पास सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के पास आ जाते हैं, तो ऐसी दशा में उस केस में सुधार शुरू हो जाता है पहले दिन से ही, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वनस्पति जगत की प्राण ऊर्जा पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है। तो उस प्राण ऊर्जा को लेकर के औषधियों के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है। धीरे धीरे बीमारी की जो स्टेज है उसमें सुधार आता जाता है। जैसे जैसे वो प्राण शक्ति बढ़ती जाती है, बीमारी को आराम मिलता जाता है। जब आराम मिलता है तो पेशेंट खुद बोलता है कि जो आराम मुझे इतने वर्षों में नहीं मिला, तमाम जगह जाने के बाद वो आराम यहाँ मिल गया या मिल रहा है। तो उससे हम लोगों को देख के ये लगता है कि वास्तव में ये इसको हमें बढ़ाना चाहिए, और इसी कड़ी में हम लोगों ने कैंसर पर फोकस किया। तो जब अगर कोई केस पहली स्टेज में हमारे पास आ जाए, दूसरी स्टेज तक आ जाए, तो केस क्योर की तरफ ही चला जाता है। लेकिन अगर फिर भी लास्ट कंडीशन में भी आता है हार करके, तो भी जो 2-4 दिन का जीवन शेष रहता है उनका, वहां पर यहाँ पर वो कई महीने और सालों तक चल जाता है। इसलिए हमारा ये जो इलाज है वो सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, और इसमें निरंतर सफलता की तरफ उन्मुख होते जा रहे हैं। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी वो सेहक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनके मन में ऐसा क्या आया इस विज्ञान को लेके कि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे 8-10 साल पहले, उस समय उनके भाई को कैंसर हुआ था, और वो चूंकि स्वयं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो पूरे बिहार का स्वास्थ्य विभाग, एम्स और टाटा मेमोरियल बॉम्बे, सभी जगह से जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता था उन्होंने कोशिश की। लेकिन अंत में ये कह दिया गया कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसको घर ले जाइए। मंत्री महोदय उसको घर ले आए। अब चूंकि पेशेंट इस कंडीशन में था कि 2-4 दिन का मेहमान बताया गया था, नतीजा हुआ कि उन्होंने उसको नींद नहीं आती थी, दर्द से पूरे दिन चिल्लाता रहता था 24 घंटे। उससे वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने सुपुत्र से कहा कि भाई इसको कैसे भी, जब तक मौत नहीं आती है, इसको कैसे भी सुला दिया जाए तो आराम मिल जाए, कि सो तो जाए। डॉक्टर सिन्हा ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि आप 20 मिनट का टाइम दीजिए, और 20 मिनट में उन्होंने इलाज किया। 20 मिनट के इलाज से ही वो उनका भाई जो बीमार था वो सो गया। इस बात से वो इतने प्रभावित हुए कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं सुला पाए, तमाम चिकित्सा पद्धतियां नहीं सुला पाई, तो नींद तो आ गई, वो कई दिन तक सोता रहा, और धीरे धीरे करके वो आराम की तरफ चल पड़ा। लेकिन सारा ये सामने का पार्ट सब गल चुका था, काट के निकाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में हीलिंग या जो पावर थी बहुत कम थी। नतीजा ये हुआ कि इलाज चलता रहा, उसको आराम से सारी दिनचर्या चलने लग गई। वो 8 महीने तक जीवित रहा, जो कि 2-4 दिन का मेहमान बचाया गया था। धीरे धीरे शरीर फील होता गया और आराम से मौत आ सकी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी एक विषय आ जाता है कि मौत भी आवे तो आराम से आवे, यानी जिसका जीवन
समाप्त हो गया है, उसकी इम्यून सिस्टम खत्म हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इन मेडिसिन से जितना पूर्ति हो पाएगी वो होगी, लेकिन अगर मौत भी आएगी तो दर्द रहित मौत होगी। ये एक विशेषता है इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन की। और इसमें खासतौर से गैंग्रीन और पोर्ट की जो दवा का आविष्कार डॉक्टर के पी सिन्हा साहब ने किया है, वो काबिल तारीफ है। वो उसके अंदर ये शक्ति है, ये ताकत है, हम लोग भी बराबर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस मरीज के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं उसको दर्द में आराम तुरंत मिलने लगता है और धीरे धीरे वो आराम की तरफ चल पड़ता है। इसी घटना को देख करके मंत्री महोदय ने कहा कि एक अच्छा सिस्टम है, हम इसके लिए जो कुछ भी कर सकेंगे अच्छे से अच्छा वो करेंगे। और आज तक वो हम सबकी मदद में खड़े हैं, पूरे सिस्टम की मदद के लिए खड़े हैं। एप्रिशिएटेड एंड परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, इसका क्या तात्पर्य है? एक्चुअली मंत्री महोदय जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने, उन्होंने एक बैठक आयुष मंत्री के साथ और सभी संबंधित सचिवों के साथ स्वास्थ्य मंत्री में बुलाई। उस बैठक में एलोपैथी पर पूरी चर्चा हुई, उसकी जांच की गई, कराई गई और हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार वहां पर गए थे। पूरी तरीके से उन्होंने अपने को समझाया सभी अधिकारियों को और मंत्री महोदय को कि ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ये एक लाभदायक सिस्टम है, प्योरली हर्बल है। तो अगर इसको सरकार प्रमोट करे तो शायद हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। और उसी चीज को देख करके सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसी दिन एक लेटर जारी किया जिसमें इस दवा को अप्रिशिएट किया गया और ये कहा गया कि आप इससे काम करें। एक तरह से अनुमति प्रदान की, उसका पत्र जारी किया और उसके आधार पर हम लोग आज अप्रिशिएटेड बाई या परमिटेड बाई ये लिखते हैं और अपना कार्य करते हैं। और पूरे देश में से कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर को स्थापित करने की एक शुरू की। इनमें कई एक जैसे दिल्ली में जो केंद्र था 2020 में मंत्री महोदय ने स्वयं उद्घाटन किया, उसके बाद इंदौर में बना, बॉम्बे में बना, अभी कानपुर में, गुड़गांव में बना, अभी कानपुर में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न हमारा आपसे यह है, 29 जून को मंत्रालय के परिसर में एक बैठक हुई थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर, उसके बारे में बताइए कि उसमें क्या निर्णय लिया गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर। एक्चुअली जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का मसला उठा 2015 में और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको सीरियसली लेते हुए उस प्रतिवेदन पर कार्रवाई की और फरवरी 2017 में बाकायदे एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया जिसमें कई यूनिवर्सिटीज की वीसीज हैं, आईसीएमआर के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तमाम सारे हॉस्पिटल और तमाम सारे एक्सपर्ट्स उसमें शामिल किए गए। ऐसी 21 मेंबरी कमेटी बनी। जैसे ही वो कमेटी बनी तो भारत में कार्यरत तमाम सारी संस्थाएं दौड़ पड़ी इस बात के लिए कि शायद हमारे प्रयास से मान्यता मिल जाएगी और इस प्रकार से 29 प्रपोजलिस्ट उसमें दाखिल हुए। 29 प्रपोजलिस्ट की 2-3 बैठकें हुई 2-3 सालों में। जो कुछ भी मांगा गया था इसेंशियल डिजायरेबल क्राइटेरिया वो देने की कोशिश सभी संस्थाओं ने की। फिर उस पहले लोगों ने अलग अलग किया, फिर सामूहिक तौर पर मांगा गया, सामूहिक तौर पर दिया गया। उसके बाद कमेटी अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो सकी थी पूरे एसेंशियल और डिजायरेबल क्राइटेरिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को विचार करना पड़ा कि तमाम जूनियर लॉबी के लोग अगर गए हैं और नहीं सफल हो पा रहे हैं तो अंत में ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि इसको संभालें। और हम लोगों ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था 2004 में मान्यता के मकसद से पूरे भारत के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए संस्था का गठन हुआ था, उसमें डॉक्टर के.पी. सिन्हा को अध्यक्ष मनोनीत किया और उनकी अध्यक्षता में ही एक प्रस्ताव तैयार किया गया और उस प्रस्ताव को हम लोगों ने मंत्री महोदय को सबमिट किया। तो 29 को उसी विषय में चर्चा हुई और उसके बाद आईडीसी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर के.एम. कटोच, उनके साथ ऑनलाइन बात हुई मंत्रालय के अंदर ही बैठ करके और उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कटोच साहब ने, जो कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरीके से इसको स्टडी कर लेने दीजिए, जल्दी ही इस पर जो निष्कर्ष होगा मैं रखूंगा, या वर्चुअल मीटिंग की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए जानकारी देंगे। मंत्री महोदय ने भी उनको इस बात के लिए कहा कि भारत सरकार की नीति है कि सभी पद्धतियों को मान्यता दी जाए, तो जो भी एग्जामिनेशन का कार्य है वो आप आगे बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी पूरा करते हुए
इस सिस्टम के प्रति अपनी ओपिनियन दें, जिससे कि हम इस पर आगे बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, आपने हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे भी इसी तरह हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के ऊपर जो आगे की योजनाएं होंगी उस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।